फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1 होगी ना, है नहीं होगी? n की वैल्यू 1। सोच के बता। दो आया या दो गया? दो आया या दो गया? दो गया, दो गया, दो गया। तो बोहर्स मॉडल जो है किस पे बेस्ड है? क्वांटम थ्योरी और न्यूटोनियन फिजिक्स। मैंने बोला था लास्ट क्लास में, ये बोला था कि यहाँ पे ये चोरी कर रखा है दोनों की थ्योरी को, दोनों थ्योरी को मर्ज करके एक नई थ्योरी बना दी इसने। बात समझ में आई कि नहीं है? अब थ्योरी क्या है यहाँ पे कि क्वांटम थ्योरी याद करिए, प्लैंक क्वांटम थ्योरी लाइट पे बेस्ड थी, याद है कि नहीं याद है? वहां पे क्या होता था कि हमारे पास जो लाइट आती थी डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आती थी, पैकेट्स के फॉर्म में आती थी, यही होता था ना? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये क्वांटम थ्योरी और न्यूटोनियन फिजिक्स। अब न्यूटोनियन फिजिक्स क्या है? सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये जितने भी हम पढ़ने वाले हैं सब के सब इसमें मर्ज होने वाला है। बात समझ में आया? चलिए वापस आते हैं। बोहर्स पोस्टुलेट्स क्या है यहाँ पे? अब मैं बात करूं कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ डेंस न्यूक्लियस सिचुएटेड एट सेंटर। सेंटर पे ही क्या होता है? सबसे ज्यादा वेट होता है या फिर सिचुएटेड होता है, डेंस होता है। बात समझ में आई नहीं है? विद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन इट इन सर्कुलर ऑर्बिट विदाउट एमिटिंग एनी एनर्जी। तो जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, सुनेंगे ध्यान से, जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो एनर्जी एमिट नहीं करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, हम उसकी बात करते हैं। एमिट करता है किस केस में? थोड़ी देर में सीखेंगे अभी। बट यहां पे ये जानो कि जब भी सर्कुलर ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी एमिट नहीं करेगा। बात समझ में आई चीज? अरे हाँ या ना? यस सर। तो अब कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन होगा वो इक्वल है किसके? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने यहां बताया था कि इसमें अट्रैक्शन होना चाहिए, लास्ट क्लास में बोला था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या होना चाहिए? अट्रैक्शन होना चाहिए। अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा यहाँ पे। ये फोर्स कैसा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है यहाँ पे? कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स बताया था? यस सर। और यहां पे जो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। बात सुना ही नहीं है? मैं फिर से बता रहा कि सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे न्यूक्लियस में ही सारे के सारा क्या होगा? सेंटर पे ही क्या होगा? डेंस होगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा विदाउट एनी एमिटिंग एनर्जी, कोई एनर्जी एमिट नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन के बीच, वो कैसा होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच लग रहा है वो इक्वल किसके हैं? सेंट्रल फोर्स के हैं। मतलब कौन सा फोर्स लग रहा है? अट्रैक्शन, कूलम्बिक फोर्स। और बाहर की तरफ जो फोर्स लगेगा, बात सुना ये चीज? क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये लिख लें। आउट ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर शेल है। शेल बहुत सारे मेरे पास है, ठीक है? शेल क्या है? बहुत सारा है, ठीक है? इसमें कहता है कि अगर हमारे पास कह रहा है कि सेल अराउंड इन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन पॉसिबल ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 तो बोर्स का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेगा तो उसका क्या एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए? h/2 के। ये बात उसने कही। मतलब क्या है? कहता है कि एंगुलर मोमेंटम, याद करो एंगुलर मोमेंटम क्या था? एंगुलर मोमेंटम क्या था? एक लीनियर मोमेंटम होता है, मास इनटू वेलोसिटी, वो क्या है? लीनियर मोमेंटम। क्या बोला मैंने? लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम मतलब सर्कुलर पाथ पे जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। रेडियस क्या होगा? सर्कुलर पाथ का, जो पाथ सर्कुलर है उसका रेडियस, वो इक्वल होना चाहिए NH/2। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये है, n क्या इंटीजर में हो सकता, वो भी पॉजिटिव इंटीजर में। नहीं आया समझ में? n शेल तो पॉजिटिव में ही होगा ना? शेल 1 2 3 4 5 होगा ना? क्या शेल आधा पौने ऐसा हो सकता है? मैंने कहा आधा शेल, पौने शेल, ढाई शेल, कोई मीनिंग है इसका? तो इस शेल तो हमेशा क्या होगा? इंटीजर में होगा, और भी पॉजिटिव इंटीजर में। नहीं आया समझ में? तो n क्या है? शेल नंबर।
अगर मैंने बोला कि एंगुलर मोमेंटम कैन हैव वैल्यूज, अगर शेल 1 है तो यहां पे देखिए 1 पुट करो तो h/2 पाई होगा, नहीं आया समझ में। तो n = 2 है तो यहां पे क्या होगा 2h/2 पाई, तो ये और ये 2 कट गया, h/पाई। n = 3 है तो क्या होगा MVR 3h/2 पाई। तो कहता है यहाँ पे कि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो कहता है कि पॉसिबल ऑर्बिट पे होगा, उसी पॉसिबल ऑर्बिट पे होगा उसका जिसका इंटीग्रल एंगुलर मोमेंटम जो होगा, जिसका एंगुलर मोमेंटम होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई होना चाहिए। नहीं आया समझ में? तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा अगर h/2 पाई और मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल मल्टीपल मतलब शेल अगर हुआ तभी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। ये किसने कहा था? बोहर ने कहा था। नहीं आया समझ में? अब दिमाग लगाओगे सर ये क्या है, इस पे दिमाग नहीं लगाना है, इस पे हमें दिमाग नहीं लगाना है, अपने सिलेबस में नहीं है ये सब। अपने सिलेबस में क्या है कि उसने बोला, क्या बोला कि भाई साहब एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। क्या होना चाहिए? एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? और इंटीग्रल मल्टीपल क्या है? शेल है। यहाँ पे क्या है? शेल। तो हमें दिमाग इस पे नहीं लगाना है, हमें इस पे लगाना है कि जो बोला है उस पे ध्यान दे। बात समझ में आई चीज? अपना डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब आता है इस जगह पे कि अब ये मैंने सिखाया कि अगर एंगुलर मोमेंटम निकाला जाए हर शेल का तो क्या आना चाहिए। बात समझ में आई चीज? ठीक है। अब आता है कि ये बोलता है कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। अब देखिए फिजिक्स में 12th क्लास में सबसे पहला टॉपिक बताया जाता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। सबसे पहला टॉपिक होता है फिजिक्स में, 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाते हैं। चीख चीख के बोलता है टीचर, बोलता है मास्टर जो है फिजिक्स का होता है वो चीख चीख के बोलेगा चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, वो चीख चीख के बोलेगा। ठीक है, दिमाग में बैठ जाएगा। जब भी देखोगे चार्ज क्वांटाइज्ड, चार्ज क्वांटाइज्ड। तो चार्ज जो होता है क्वांटाइज्ड होता है, इसका मतलब क्या है कि चार्ज कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होता है क्वांटाइज का मतलब होता है कि कोई भी चीज फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। चार्ज का मतलब यहां पे क्या है कि यहां पे चार्ज क्या होगा? फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो चार्ज भी क्या होता है? क्वांटाइज होता है। नहीं आया समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया? yes, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर भी ये बोलता है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। अब क्वांटाइज किसकी वजह से होता है? शेल की वजह से होता है। हम इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट ही होगा ना। नहीं आया समझ में? तो इसको ध्यान नहीं देना है, हमें इसको ध्यान देना है। बहुत बच्चों को इस पे ध्यान चला जाता है, क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम कैसे, ये तो फ्रैक्शन में आएगा। अरे नहीं, शेल की वजह से देखना है। दर्द यहीं पे आ जाता है, दर्द यहीं पे आएगा। समझो यहां पे मैं क्या बोलना चाह रहा, शेल की वजह से क्वांटाइज्ड है, लिखा भी है एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड बिकॉज एन कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। नहीं आया समझ में? क्लियर सबको? चलिए इस पॉइंट को लिख लें। अब मैं एकदम प्रॉपर ऑथेंटिक टर्म यूज कर रहा हूं। कौन सा टर्म? क्वांटाइज्ड सर्कुलर शेल, क्वांटाइज्ड शेल यूज कर रहा हूं मैं। मतलब अब शेल तो फ्रैक्शन में हो नहीं सकता। शेल क्या होता है? फर्स्ट शेल होता है, सेकंड शेल होता है, थर्ड शेल होता है। अब मैंने एक टर्म यूज किया, क्वांटाइज्ड शेल यूज किया, मैंने ऑथेंटिक टर्म यूज किया। तो मैं बोल रहा कि क्वांटाइज्ड शेल इन which electron revolve without losing energy is called stationary orbit। मतलब क्या है? कोई शांति से घूम रहा है तो उसको स्टेशनरी कहते हैं। अब उसको तुम क्या करो? डिस्टर्ब करोगे तो स्टेशनरी रहेगा? वो चुपचाप घूम रहा है, चुपचाप रिवॉल्व कर रहा है, चुपचाप रिवॉल्व कर, उसकी टेंडेंसी है रिवॉल्व करना। रिवॉल्व करना उसकी क्या है? इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है। चुपचाप रिवॉल्व कर रहा है, चुपचाप रिवॉल्व कर रहा है, चुपचाप रिवॉल्व कर रहा है, उसको हम कहते हैं स्टेशनरी। बात समझ में आई कि नहीं? नेचुरल टेंडेंसी है। अब देखो यहां पे कह रहा है कि उसी को हम कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेशनरी स्टेट कह देते हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट या फिर स्टेशनरी स्टेट। बात समझ में आई चीज? ठीक है। फोर्थ पॉइंट कहता है कि ईच स्टेशनरी ऑर्बिट। अब देखिए ये समझने के बाद फिर से ऑथेंटिक टर्म यूज किया। क्या बोला मैंने? ईच स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट। अब मैं एक टर्म यूज करूं यहां पे, क्वांटाइज्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या टर्म सही है? ये भी टर्म सही है, क्वांटाइज्ड स्टेशनरी ऑर्बिट।
क्वांटाइज भी है, स्टेशनरी भी है, ऑर्बिट भी है। अरे स्टेशनरी का मतलब ये वाला नहीं, दुकान जाते हैं पेन पेंसिल लेने के लिए, वो तो नहीं समझ रहे हो। चले, ई स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है हर एक शेल का, हर एक ऑर्बिट का। बात में क्या होता है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये मैंने पहले भी बता रखा है, बट इसका हम प्रूफ भी सीखेंगे। ये तो सिर्फ फॉर्मूला बताया गया, बात समझ में कि नहीं आया। चलिए, अब कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगा भी बताएगा। हाँ बताओ अनंत, एक दूसरे का इनवर्सली है या डायरेक्टली है? डायरेक्टली है। हाँ रिशान, एन इंक्रीज करेगा तो एनर्जी क्या होना चाहिए? एन इंक्रीज करेगा तो एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए। एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो एनर्जी डिक्रीज होगा। हाँ, बाकी लोग सर एक्सपेरिमेंट जब करेंगे। अरे लोग एक्सप्लेनेशन नहीं देना है सर आपको, अब मास्टर जी मैं हूं, मेरा धर्म है समझाना, तो वो मेरा काम करने दे, ठीक है। चलिए बाकी लोग सब बताएं। एन इंक्रीज करेगा तो एनर्जी क्या होगी? क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। हमें लगता है इनवर्सली है, बट ये एक्चुअली डायरेक्टली है। बात समझ में आया? ये चीज हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, जेईएनएस पे क्वेश्चन पूछा है इस बात के लिए। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? एज लॉन्ग एज रिसाइड्स। रिसाइड्स का मतलब किसको नहीं पता? पूछ लूंगा मैं, नहीं किसको नहीं पता वो रेज हैंड करे। रिसाइड्स का मतलब ऑनेस्टी से सबको पता है रिसाइड्स का मतलब? अनंत पता है? ईशान पता है? यस सर। क्या होता है? सर रिसाइड मतलब उसके अलावा एज इलेक्ट्रॉन एज लॉन्ग एज नलायक नंबर के। और किसको नहीं पता रिसाइड्स का मतलब? रेज हैंड कर दे, पूछ लूंगा मैं। रिसाइड्स का मतलब क्या होता है? पता है? पता है? बताओ क्या होता है? हाँ, रहने को कहते हैं रिसाइड्स। रहने इलेक्ट्रॉन डिसाइड इन इट्स ग्राउंड स्टेट, इट डजंट लूज एनर्जी और गेन इट। मतलब ना एनर्जी लूज करेगा ना एनर्जी गेन करेगा। मतलब वो घूम रहा है 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 घूम रहा है, कोई टेंशन नहीं, कोई एनर्जी लूज नहीं करेगा, कोई एनर्जी गेन नहीं करेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर सबको? ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कहता है केस 1, व्हेन एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड इट जंप्स टू हायर लेवल। तो मतलब कहता है कि मान लो सपोज ये रहा, है ना, दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? ठीक है। सपोज मान लो इलेक्ट्रॉन यहां है, यहां पे मान लो इलेक्ट्रॉन है। अगर आउटसाइड से हमें कोई फोर्स प्रोवाइड किया जाए, कोई एनर्जी प्रोवाइड करी जाए, तो यहां पे क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां जंप कर सकता है, नहीं तो यहां जंप कर सकता है। मतलब अपना स्टेशनरी जो है, स्टेट जो है इलेक्ट्रॉन का, जहां पे रिवॉल्व कर रहा था, वो अब नहीं रहेगा। मान लो हम किकली खेल रहे हैं, चुपचाप खेल रहे, कोई धक्का देगा तो ऑब्वियस सी बात है सर्कुलर पोजीशन चेंज हो जाएगा, उसका होगा ही नहीं होगा। वो अपने सर्कुलर और जगह पोजीशन जो बनाएगा, सर्कुलर पोजीशन जो बनाएगा किकली खेलते वक्त, क्या रहेगा? वो नहीं आया समझ में? अगर मौत का कुआं देखा है सबने? मौत का कुआं, अगर किसी ने उस पे थोड़ा सा भी पत्थर फेंक दिया, गिर जाएगा बेचारा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब आउटसाइड से क्या लगा दिया? एनर्जी लगा दी, फोर्स लगा दी, कुछ ना कुछ तो कर दिया हमने। बेचारा घूम रहा था बाइक से, मौत का कुआं मौत का कुआं मौत का कुआं हो रहा था, सच में मौत हो गया। यही तो हो जाएगा, मौत हो गया बेचारे का, यही होगा ना? नहीं आया समझ में? तो इसका मतलब है कि अगर हम कोई चीज डिस्टर्ब करना है, कोई सर्कुलर पाथ को कोई घूम रहा है, तो आउटसाइड से एनर्जी लगा दो। तो ये चुपचाप घूम रहा था इलेक्ट्रॉन, बाहर से क्या कर दिया? आउटसाइड से, आउटसाइड एनर्जी लगा दी,
नहीं आया समझ में? तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जंप कर जाएगा, जंप करेगा, ये मान लो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहां गया तो हायर लेवल में जाएगा, यहां जाएगा तो लोअर लेवल में जाएगा। अगर हायर लेवल में जाता है इलेक्ट्रॉन, अगर यहां से यहां जंप करता है, इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा उस जगह पे, एक्साइटेशन बोल दो, एक्साइटेशन बोल दो, बहुत लोग एक्साइटेशन भी बोल देते हैं, एक्साइटेशन बोल दो। बात समझ कि नहीं है? तो यहां पे क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एनर्जी क्या होगी, नहीं आया समझ में? क्लियर सबको? अब यहां पे कह रहा है कि यहां से यहां जाती है तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। बात समझ में आ रहा है ये चीज? अरे समझ में आया ही नहीं आया? और यहां पे एक और चीज हो रही है इस जगह पे कि एनर्जी प्रोवाइड करने से जा रहा है यहां पे। अब मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पे तो यहां चला गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज। बात समझ में आई चीज? तो यहां पे क्या हो रहा है, एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन? नहीं आया समझ में? और यहां पे क्या होगा, इसी को लिख दो ना। बात समझ में आई चीज? ठीक है, अब सुनना ध्यान से। तो यही हमारा थॉर कॉन्सेप्ट था। थॉर कॉन्सेप्ट यही से क्या है पार्ट कि भाई साहब मान लो हैमर यहां पे है, हैमर क्या है यहां पे, दिख रहा है सबको? मान लो हैमर यहां पे, थॉर यहां खड़ा है, तो यहां इस हैमर यहां इसके पास आएगा ना? नहीं आया समझ में? अरे समझ में आएगा नहीं है? ऐसा तो नहीं कि भाई साहब मान लो यहां पे ऐसा ही तो होगा कि यहां पे हैमर है तो यहां पे थॉर खड़ा है, तो भाई साहब यहां पे आएगा हैमर, तो यहां पे जब भी देखिए, यही तो समझे इस जगह पे, जब भी वो हैमर मंगाता है, जब भी हैमर मंगाता है, हथौड़ा मंगाता है, भाई साहब पकड़ता है, एनर्जी रिलीज होती है, तो हायर से लोअर की तरफ आती है और एनर्जी रिलीज होती है। नहीं आया समझ में? तो यहीं से कहीं ना कहीं पार्ट ली गई है थॉर का। तो इस यहां पे लिख लें इसको, अगर मैं बात करूं यहां पे डेल्टा इक्वल टू क्या है, यहां पे ई हायर शेल माइनस ई लोअर शेल, तो जो डिफरेंस आएगा, क्या डिफरेंस आएगा, मतलब यहां से यहां एनर्जी अगर लोअर या हायर में जंप कर रही है तो यहां पे डिफरेंस भी तो पता कर सकते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पे है और यहां जंप कर गया, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अगर एनर्जी का डिफरेंस निकालना हो, उसकी बात कर रहे हैं, इसके डिफरेंस की बात कर रहे हैं, एनर्जी का। तो यहाँ पे क्या होगा, हायर माइनस लोअर शेल करेंगे तो एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा। वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे एच न्यू के बराबर होंगे। बात समझ में आई चीज? चलिए अब सुने ध्यान से, नोट की मैं बात कर रहा, कहता है कि बोर्स थ्योरी जो एक्सप्लेन किस पे की जाती है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है एच एटम के लिए, हीलियम प्लस के लिए, लिथियम 2 प्लस के लिए, बेम 3 प्लस के लिए, सब में कॉमन क्या आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है सब में। तो मतलब वैलिड क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड है। तो वैलिड किसमें, ये वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो ये सब ये ड्रॉबैक ही हो गया एक तरह से, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि बोर्स मॉडल हम किसी भी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, अगर उनके पास सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है उन्हीं के लिए वैलिड होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो हीलियम में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर कितना है 2, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 प्लस आ गया तो कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन गया या आया, गया या आया, गया या आया, गया या आया, गया। ठीक है, लिथियम पे एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 3, 2 प्लस है तो इलेक्ट्रॉन 2 गया या 2 आया, 2 गया, 2 आया या 2 गया, 2 आया या 2 गया, 2 आया या 2 गया, 2 गया, 2 गया, 2 गया। ठीक है, एल मत लगा देना। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन। नहीं आया समझ में? आ गया सर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हीलियम की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, कितने होते हैं 4, एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉन भी 4, तो 3 प्लस है, 3 इलेक्ट्रॉन गया या आया, 3 इलेक्ट्रॉन आया गया, 3 इलेक्ट्रॉन आया या गया, 3 इलेक्ट्रॉन आया गया, 3 गया, 3 गया, 3 गया, 3 गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो बचा एक ही, तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड है सिम। ठीक है, ये 4 लिखा है, क्लियर सबको? चलिए इसको लिख ले यहां तक। अब इस पे हम प्रूफ करेंगे, देखेंगे
अगर हम डिटरमिनेशन की बात करें, अगर हम डिटरमिनेशन ऑफ रेडियस की बात करें, बोहर्स मॉडल की बात, बोहर्स की बात कर दिया मैं। तो डिटरमिनेशन ऑफ रेडियस इन द वेरियस ऑर्बिट, देखिए कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है और ये मैंने शेल बना दिया है, दिख रहा है सबको? ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिया, अब इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन होगा, कोलम्बिक फोर्स लगेगा ना। अट्रैक्शन होगा तो कौन सा फोर्स लगेगा? कोलम्बिक होगा ना। ये सेंट्रीपिटल कहाँ से? सेंट्रीपिटल। तो ये हम अट्रैक्शन होगा, कौन सा फोर्स लगेगा यहाँ पे? कौन सा फोर्स? ठीक है। अब यहाँ पे समझे इस जगह पे, जैसे यहाँ पे अब एक और फोर्स लगेगा, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। कहाँ की तरफ लगेगा? बाहर की तरफ। वो फोर्स कौन सा होगा? तो यहाँ पे कोलम्बिक फोर्स है, कोलम्बिक फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। सेंट्रीफ्यूगल कहाँ लगता है फोर्स? ये सर्कुलर पाथ पे लगता है। किस पाथ पे लगता है? सर्कुलर पाथ। बात समझ में आना सबको? सबको सर्कुलर पाथ पे लगता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सुनेंगे ध्यान से। जैसे मैंने कोलम्बिक फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, 12th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे, बट यहाँ पे मैं बता रहा कि यहाँ पे फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब अट्रैक्शन जो लगेगा, देखिए ये Q1 इसको बोल दिया, इसको Q2 बोल दिया, और ये रेडियस है, तो यही डिटरमाइन करना है। यही डिटरमाइन करना है। कोलाइट सनलाइट ऑन है। किसी को भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। Q1 Q2 किसी को भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2 है, और यहाँ पे मैंने अपॉन में R स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो क्या था फॉर्मूला? mv स्क्वायर अपॉन r। याद है? भूल गए? ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे सुनना ध्यान से, यहाँ पे मैंने Q1 को बोल दिया, E बोल दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, E बोल दिया, और इसको मैंने Ze बोल दिया। अब Ze क्यों बोला? यहाँ पे प्रोटॉन है, सबको पता ही नहीं पता है। अब यहाँ पूछा जाए कि न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज कितना होगा, तो जो एटॉमिक नंबर होंगे। अच्छा ये बताओ, ये सबको पता ही नहीं पता है। जैसे मान लो यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं ऊपर लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। और एटॉमिक मास ऊपर लिखते हैं। ये एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर से पता चलता है क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, प्रोटॉन्स कितने होंगे? पता है कि नहीं पता है? तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस जगह पे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे मान लो सपोज यहाँ पे जो भी हमारे पास है एटम है, ये तो पता चल जा रहा है कि सर यहाँ पे Z का मतलब ये हो गया कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा उतना प्रोटॉन पे चार्ज होगा, तभी तो न्यूट्रल कहेंगे। अरे मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना हो गया? 10 माइनस, तो प्रोटॉन भी कितना होगा? 10 प्लस, तभी तो न्यूट्रल एटम है। नहीं है समझ में? नहीं है समझ में? आया ही नहीं। क्या बोला मैंने? समझ में आया? मैंने बोला नहीं आया ना, देखा? हाँ, जैसे नियॉन एग्जांपल है, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 मारूंगा बैलेंस शेल बता रहा बैठ के हैं। 8 इतना सोच के बता। 10 होंगे? बात समझ में नहीं है? प्रोटॉन कितने होंगे? 2। सॉरी 10 प्लस हो जाएंगे क्योंकि न्यूट्रॉन इक्वल्स टू सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कौन जाऊंगा? सच बता रहे तो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल सी बात है, जितना एटॉमिक नंबर है उतना इलेक्ट्रॉन होगा, उतना प्रोटॉन होगा। सिंपल सा है। क्यों? सही कह रहा ना? सर मैं घूम गया था। घूम गए थे? अब घुमा देता हूं तुम्हें। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन
और इलेक्ट्रॉन सेम है, ठीक है। तो मैंने बोला कि इस पे जो भी होंगे Z मैंने बता दिया, जिससे ये पता चल गया मुझे कि जितना एटॉमिक नंबर है उतना प्रोटॉन होगा। ये बात तो हमें समझ आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए Z लिखा है, Z से पता चल गया। और E इसलिए लिखा है यहाँ पे कि इसका चार्ज बताएगा, तो इसलिए हम इस वाले को न्यूक्लियस पे चार्ज हम Ze भी लिख सकते हैं। देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, सुन ले ध्यान से। Ze कब लिखते हैं? न्यूक्लियस पे चार्ज Ze लिखा जाता है। कैसे? यहाँ पे मान लो सपोज यहाँ पे मैंने बोला जितने भी प्रोटॉन होंगे उतना Ze तो होगा। यस सर। और E क्या बता रहा है? उस पे चार्ज, हाँ इसलिए Ze लिख दिया। नहीं ऐसा नहीं, Z मैंने बोला जितना प्रोटॉन होगा उतना Z होगा। Z जितना होगा उतना प्रोटॉन होगा, ऐसे बोल लो। और E क्या बता रहा है? चार्ज, इसलिए Ze लिख दिया। तो पूछेगा पेपर में कि न्यूक्लियस पे चार्ज, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, न्यूक्लियस पे चार्ज Ze होता है, तो आंसर है यस। बात सुना? यस सर। पूछ सकता है दोबारा, मना करना पड़ेगा। ठीक है चलो वापस आते हैं, ये क्लियर है? यस सर। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने यहाँ बोला कि इस जगह पे, इसी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे इसी जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? सुनना ध्यान से, K Z E अपॉन आर स्क्वायर यस सर। लिखा जा सकता है, यस सर। ठीक है, इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। एक तो पहला इक्वेशन आ गया मेरा। यस सर। देखिए इस वाले फॉर्मूले पर अभी दिमाग नहीं लगाना है, ये 12वीं कक्षा में हम इसको सीखेंगे। सर किस चीज का फॉर्मूला है सर? ये है कोलम्बिक फोर्स है, ये कोलम्बिक फोर्स और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा अच्छा। ठीक है। अच्छा। समझ में आया? ठीक है। अब देखिए बोहर्स के अकॉर्डिंग क्या कहता है, बोहर्स क्या बोलता था, सुनना ध्यान से। अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट्स, उसकी पोस्टुलेट की बात करूं तो पोस्टुलेट में ये था कि उसने ये बोला था कि MVR एंगुलर मोमेंटम जो होता है NH/2π होता है। यस सर। याद है? यस सर। NH/2π। ये किसने बताया था? बोहर्स ने बताया था। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे करके, V इक्वल टू लिख सकते हैं। देखो इधर लिखना नहीं, जिसने लिखा वो पिटेगा। MR ये होगा। यस सर। ये इक्वेशन सेकंड लिख लिया, ठीक है। यस सर। कट तो नहीं रहा देखो, अरे कट तो नहीं रहा। आप तो आगे देख रहे हो। अरे ये देखेगा बस, ये देखो ना। हाँ सर, ये देख रहे हैं। आप तो स्ट्रेट। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, इसके बाद क्या करेंगे, इस वाले पे V को पुट कर देना है, इस वाले V को यहाँ पे पुट कर देना है। अच्छा अच्छा। करो पुट, चलो। सर और जो कट रहा है यहाँ पे हैं? मैंने क्या बोला कि इसको कुछ नहीं किया, Q1 को लिख दिया यहाँ पे ZE, Q2 ये लिख दिया, मैंने ये बोल दिया, R स्क्वायर तो है ही। अब ये पहला इक्वेशन हो गया। सेकंड में क्या, अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट, उसमें क्या बोला था कि MVR एंगुलर मोमेंटम जो होता है NH/2π होता है। इस V को MR को नीचे लेके चले गए। अब इस वाले टर्म्स को किस पे पुट करना है? इसे पुट करना है। यस सर। चलो पुट करो सर। NH/2π। अरे अच्छे से करो ना, R कुछ कटेगा तो सही। हाँ कुछ कटे। M कट गया ना। देखो यहाँ पे कटेगा। K Z E स्क्वायर, ठीक है, अपॉन R स्क्वायर NH M इंटू और अपॉन R, ठीक है। उसके बाद करेंगे सॉल्व, क्या आएगा? M से M K Z E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर M N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर M स्क्वायर R स्क्वायर और इनटू R। ये होगा ना? हाँ तो सर। इसका मतलब है इस जगह पे इस R से इस R कैंसिल हो जाएगा। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया?
ये तो कैंसिल हो जाएगा, Yes, sir. सर कट रहा है। कट रहा है ना, यस सर कट रहा है। चलो सर थोड़ा इस साइड कर दो। कर लो, यहाँ तो करो, यहाँ तो करो, यहाँ तो छापो। चलिए ये बात समझ में आ गई सबको। अब देखिए यहाँ पे क्या है, समझेंगे इस जगह पे कि अब मैं इसकी बात करूँ तो सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने की बात करूँ, देखो यहाँ पे सॉल्व कैसे होगा, सबने कर लिया होगा। देखो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो गया, इसको होल स्क्वायर में खोल लें, एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम आर, यही होगा। Yes, sir. और ये आर जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा आर, तो ये डिवीजन का एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे करेंगे एम स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, ये बात सबको समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखिए ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ये वाला कटेगा, फिर यहाँ पे एक एम और ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, के जेड ई स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एम आर, यही होगा। और हमें आर का एक्सप्रेशन देखना है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के एम, बोल लूं मैं, ठीक है। हाँ के एम हो जाएगा इधर, और उसके बाद जेड ई स्क्वायर, ये आ गया एक्सप्रेशन आर का, ये एक्सप्रेशन आएगा, यही सबका आया है एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन सबका यही आया है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, प्लैंक क्वांटम की प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता है सबको, तो और पाई की वैल्यू पता है सबको, पाई की वैल्यू कितना होता है 3.14, के की वैल्यू मैं बता देता हूं, ठीक है। एम की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जेड तो नहीं पता, ई क्या होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, पुट करें सॉल्व करें, ठीक है। तो के की वैल्यू लिख लें 9 इंटू 10⁻⁹, पुट करो और सॉल्व करो आर की वैल्यू। चलिए सॉल्व करें फटाफट, नहीं देख रहा आप, देखो देखो इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं बता रहा सॉल्व कर कैसे होगा। देखिए ये सब वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन में ये आता है एन स्क्वायर 0.529 इंटू, देखो सर बीच में डाउट आ रहा है, एक बार कर लेगा बीच में। अरे सुन, ये कैसे आया? सर एक बार करके दिखाओ। ठीक है। मैं क्या बताना चाह रहा, नलायको सुनो, ठीक है। इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू पुट करने के बाद ये आता है, ठीक है। और ये कैलकुलेशन करना चाहिए था, हुआ नहीं, गलत बात है, बहुत ही गलत बात है, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। मैं बता रहा, मैं 7वीं 8वीं कक्षा में भेज करके पढ़वाऊंगा तुम लोगों को कैलकुलेशन क्या होता है। चलिए इधर देखिए, इधर देखिए, देखिए जेई ने क्या पूछा था, जेई ने इस पे, जे एडवांस ने इस पे क्वेश्चन पूछा कि रेडियस ही पूछा गया था, 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, रेडियस ही पूछ लिया। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि यही दे रखा था, ये एक्सप्रेशन बताना था कि एक्सप्रेशन ऑप्शन में दे रखा था, ऑप्शन में दे रखा था, एक्सप्रेशन दे रहा था, ये एक्सप्रेशन है, बताइए कौन सा रेडियस होगा बोहर का। इतना सिंपल क्वेश्चन था, फिर भी लोग नहीं कर पाए क्योंकि एक्सप्रेशन याद नहीं था। देखिए याद करना बहुत ही आसान है, इसको याद रखिए, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बोलेंगे साथ साथ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम, बात समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे इसका रेडियस। अब देखिए इस फॉर्मूले से बहुत क्वेश्चन आते हैं, नीट में आते हैं, जेई में भी आते हैं, और आ चुके हैं बहुत क्वेश्चन, इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आ चुके हैं, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, जेई एडवांस ने ये बात बताई सबको। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी और भी नीट ने भी देना स्टार्ट कर दिया, जेई मेन भी देना स्टार्ट कर दिया, ऐसे भी क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये एक्सप्रेशन पता होना चाहिए कि अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास सपोज फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल है इस जगह पे,
Z क्या एटॉमिक नंबर है, Z क्या है यहाँ पे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर है। N क्या शेल है। देखिए हर शेल की मैं बात करूं तो जैसे ये शेल है, सेकंड शेल है, ये फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट शेल का हम यहां पे रेडियस निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के बेसिस पे, सेकंड शेल का रेडियस निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के बेसिस पे। डिपेंड करेगा Z कौन सा है ये पता करना है, बस पता क्या करना है, दिया रहेगा वो। अरे समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला मैंने? फर्स्ट शेल का रेडियस फाइंड कर सकते हैं, यही तो टॉपिक है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस इन द वेरियस ऑर्बिट। ये तो बोल रहा है, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? तो इसका मतलब है कि यही तो सिंपल से कहना चाह रहा है कि देखिए एक डिटर्मिनेशन, मतलब रेडियस का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं हम लोग, या डिटरमाइन कर सकते हैं यहाँ पे पहले शेल का रेडियस, सेकंड शेल का रेडियस, थर्ड शेल का रेडियस, हर शेल का अलग अलग रेडियस। नहीं आया समझ में? क्लियर है सबको? चलिए क्वेश्चन लिखें तो और भी क्लैरिटी होगी। कितने नलायक हो। हाँ चलिए एनसीईआरटी दे फटाफट, एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ चलो 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 देखो फटाफट, देखिए पहले बेसिक से क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का, बातें नहीं करें, बहुत बेसिक से क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का। लिख ले, मैं बोर्ड पे लिख रहा क्वेश्चन। देखिए बहुत बेसिक से लेके चल रहा, मैं 9th की भी केमिस्ट्री पढ़ा रहा, 11th की एनसीईआरटी का छोटा छोटा पॉइंट्स भी बता रहा, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करवा रहा और अच्छे लेवल क्वेश्चन भी कर रहे हैं, दोनों एक साथ चल रहे हैं, तीनों एक साथ चल रहे हैं। फाइंड कैलकुलेट द रेडियस, क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेडियस, बोहर रेडियस, ऐसे लिखिए बोहर्स रेडियस of He प्लस आयन, हीलियम प्लस आयन है, ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट तो इसका मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू 1, z की वैल्यू हीलियम, भाई साहब हीलियम है, z की वैल्यू क्या होगी 2, z की वैल्यू Z की वैल्यू 2 हो गई और रेट n की वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ। सॉल्व करो, जल्दी करो। आंसर नैनोमीटर में देना है। आंसर नैनोमीटर में देना है। एमस्ट्रॉन्ग का मतलब पता है ना सबको, 10 टू द, हाँ एक A0 में 10 टू द पावर -10 मीटर होता है, पता है सबको। और 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, 10 टू द पावर -9 मीटर। नैनो मतलब 9, ऐसे याद रखो। नैनो 1 नैनोमीटर में कितने होते हैं, बस नई चीज। अरे n की वैल्यू क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1 होगी ना, है नहीं होगी, n की वैल्यू 1। फर्स्ट रेडियस का बात कर रहे हैं ना, ऑर्बिट का, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो मैंने R1 लिख दिया 0.529 इंटू n, n देखो यहाँ पे क्या है 1, z कितना है 2, देख रहा है सबको। और यहाँ पे n स्क्वायर होता है तो 1 का स्क्वायर भी कर ले, ऐसे कर लो, स्टेप बाय स्टेप कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी लर्निंग स्टेज है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, 1/2। अब सॉल्व कर लोगे तो ये A0 में आंसर आएगा। इसको सॉल्व करने में कितना आ रहा है बताओ, 0.264 A0। तो ये मतलब ये 10 टू द पावर -10 मीटर है। ये समझ में आ रहा है, ये क्लियर है सबको, ठीक है। अब हमें क्या करना है इस जगह पे, अब यहाँ पे नैनोमीटर में करना है, तो क्या होगा, 1 0 और एक्स्ट्रा डल जाएगा। अब ये मत पूछना सर कैसे हुआ, कहाँ गया अनंत, अनंत हाँ देख लिया करो यार, तुम मुंडी नीचे रखते हो हैं, ऐसा लगता है हिसाब किताब कर रहे हैं मुनीम जैसा है, मुंडी उनकी नीचे ही रहती है हमेशा मुनीम लोगों की। देखो इधर काम कर रहा, नैनोमीटर
सही आगे, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. आसान सा क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, आसान सा क्वेश्चन था। तो ये रेडियस फाइंड किया हमने। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एक और क्वेश्चन कर लो, एक और क्वेश्चन कर लो। एनसीईआरटी दो, ये रहा, ये रहा। ऑर्बिट फॉर एच एटम। आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करें।